नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइंस ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे जो कि रेलवे द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। ये सभी प्रश्न रेलवे के द्वारा पूछे गए ऑफिशियल प्रश्न हैं और जिनके ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इस वीडियो से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि ये सभी प्रश्न रेलवे के द्वारा या तो NTPC, ग्रुप डी अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। तो आप देख ही रहे हैं कि ये प्रश्न रेलवे में कितनी बार रिपीट हुआ है। तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था, तो 1951 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। तो पहला संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था और 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। पहले देखें तो जो भारत का मूल संविधान था उसमें केवल 8 अनुसूचियां थी, पर बाद में 1951 में संशोधन किया गया और भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची शामिल कर ली गई। और वर्तमान में देखा जाए तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। इन्हें एक बार देख लेते हैं। तो देखिए 8 अनुसूचियाँ तो मूल संविधान में थी, 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन किया गया और 1951 ईस्वी में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया जो कि भूमि सुधार से संबंधित अनुसूची है। उसके बाद जो 10वीं अनुसूची है इसे 1985 ईस्वी में 52वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया। और इसमें क्या है, तो इसमें दल बदल पर अंकुश लगाया गया है। और 11वीं और 12वीं अनुसूची 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में शामिल की गई। तो 11वीं अनुसूची 1992-93 में और 12वीं अनुसूची भी 1992-93 में ही शामिल की गई। तो 11वीं अनुसूची में क्या है, तो इसमें पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का गठन किया गया। तो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं इन चारों अनुसूचियों को आपको एक साथ याद रखना है। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन के अंतर्गत, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 11वीं और 12वीं अनुसूची 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान में शामिल की गई। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था। संसद के इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी। तो आपको पता ही है कि 2019 में अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया था और जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को पेश किया गया था। तो आपको ये बताना है कि इस बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए थे। यही प्रश्न पूछा गया है NTPC में। तो राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे 9 अगस्त 2019 को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को भारत के उच्च सदन यानी कि पहले राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पेश किया गया और 5 अगस्त 2019 को यह पेश किया गया था। यह अधिनियम उसी दिन राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया, यानी कि 5 अगस्त को पेश किया गया राज्यसभा में, 5 अगस्त को ये राज्यसभा से पारित हो गया। उसके बाद अगले दिन 6 अगस्त 2019 को इसे लोकसभा में पेश किया गया और अगले दिन ये लोकसभा में भी पारित हो गया। 5 अगस्त को राज्यसभा से और 6 अगस्त को लोकसभा से। उसके बाद इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा गया और 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के इसके ऊपर हस्ताक्षर हो गए, जिसके बाद ये बिल कानून बन गया। और अब हमें पता है कि जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किए थे, 9 अगस्त 2019 को। अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे। वैसे धर्मनिरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है, पर प्रश्न में यही पूछा गया था कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे। तो ये शब्द संविधान में 42वें संशोधन के अंतर्गत शामिल किए गए थे। तो इसका सही जवाब है 1985 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के तहत ये शब्द भारतीय संविधान में शामिल किए गए थे। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में किया गया था। इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो इनके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए थे, जिस कारण इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी संविधान भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हमारे संविधान में बहुत सी नई चीज़ों को शामिल किया गया था, जिस कारण इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है 42वें संविधान संशोधन को।
और संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। पहला था समाजवादी, दूसरा था पंथ निरपेक्ष जिसे हम सेकुलरिज्म कहते हैं, और तीसरा शब्द था एकता और अखंडता। ये 3 शब्द संविधान की प्रस्तावना यानी कि हमारे प्रियम्बल में ये 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता। और इसे 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल किया गया था, जिनका वर्णन संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में शामिल है। तो मैंने मौलिक कर्तव्यों पर भी वीडियो बनाई हुई है, आप पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाकर इन्हें देख लेना। मैंने वहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हैं उन्हें भी कवर कराया हुआ है। जो मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकार हैं, इन सभी के वीडियो मैंने पहले ही बनाई हुई है, आप पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है क्योंकि इसमें व्यापक परिवर्तन किए गए थे और 3 शब्दों को हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी शामिल किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान में सेक्युलर शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था। तो मैंने अभी आपको बताया कि भारत की प्रस्तावना में 3 शब्द को शामिल किया गया था। ये कौन सा संशोधन था? तो ये 42वां संविधान संशोधन था, जिसके अंतर्गत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष जिसे सेकुलरिज्म कहते हैं, और एकता और अखंडता 3 शब्दों को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित जो मंत्रियों की कुल संख्या होगी ये लोकसभा के सदस्यों के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो इस प्रश्न में भी बहुत सी चीज़ों को शामिल किया गया है कि अनुच्छेद 75 में कब ये जोड़ा गया कि प्रधानमंत्री सहित जो मंत्रिपरिषद की संख्या होगी ना, ये लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित जो मंत्रियों की कुल संख्या होगी ये लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। पहले क्या होता था कि जो भी प्रधानमंत्री बनते थे वो कितने भी मंत्रियों को नियुक्त कर देते थे, पर बाद में यह संशोधन किया गया कि प्रधानमंत्री को मिलाकर जो मंत्रिपरिषद की संख्या होगी ये लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण संशोधन था ये 91वां संविधान संशोधन 2003। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की। तो पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए, मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि पंचायती राज व्यवस्था का गठन किस संशोधन के अंतर्गत किया गया? 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। तो पंचायती राज व्यवस्था को मैंने कहानी की तरह समझाया हुआ है कि किस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। पहले हमें कितनी असफलताएं मिली और बाद में पंचायती राज व्यवस्था का गठन कर ही दिया गया। तो मैंने उसको पूरा कहानी की तरह समझाया हुआ है, आप पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को जरूर देख लेना। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रभावी हुआ और इस संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक स्थिति, सुरक्षा एवं वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए। इस उद्देश्य के लिए संशोधन में नया भाग 9 जोड़ा गया जिसे पंचायत नाम दिया गया और 11वीं अनुसूची को भी शामिल किया गया। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज व्यवस्था और 12वीं अनुसूची के तहत नगर पालिका का गठन किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। तो सिक्किम को भारत में कब शामिल किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही जवाब है 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। तो 22वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन ये दोनों आपको याद होने चाहिए। तो 22वां संविधान संशोधन 1969 में किया गया था। इसके द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो असम से अलग करके एक नया राज्य बना था मेघालय 22वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, और 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत में मिलाया गया था। तो इसके साथ और भी हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्हें भारत में मिलाया गया था। तो 10वां संविधान संशोधन, 12वां संविधान संशोधन, 13वां संविधान संशोधन और 14वां संविधान संशोधन, इन्हें एक साथ आपको याद रखना है क्योंकि इनमें केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाया गया है और ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। 10वां संविधान संशोधन क्या है? इसके तहत दादरा नगर हवेली को भारत में शामिल करके
केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। किसे? दादरा नगर हवेली को 1961 ईस्वी में। 1962 ईस्वी में 12वां संविधान संशोधन किया गया और गोवा और दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया। 10वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दादरा नगर हवेली को भारत में शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 12वें संविधान संशोधन के अंतर्गत गोवा और दमन एवं दीव को भारत में शामिल कर लिया गया और इसे भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। बाद में गोवा को तो राज्य बना दिया गया, वो हम आगे देखेंगे, पर दमन एवं दीव को अभी भी केंद्र शासित प्रदेश का ही दर्जा दिया गया है। 13वें संविधान संशोधन के अंतर्गत नागालैंड को विशेष प्रावधान अपनाकर राज्य का दर्जा दे दिया गया 1962 ईस्वी में और 1963 ईस्वी में 14वां संविधान संशोधन किया गया और पुदुचेरी को भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल कर लिया गया। तो इसे मैंने एक ही साथ आपको बता दिया कि किन राज्यों को या केंद्र शासित प्रदेशों को भारत में शामिल किया गया और उन्हें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। तो 10वां संविधान संशोधन, 12वां, 13वां और 14वां संविधान संशोधन आपको इसी प्रकार एक ही साथ याद रखना है। अब हम आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि 1987 ईस्वी में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही गठित किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 56वां संविधान संशोधन। मैंने अभी पीछे आपको क्या बताया था कि 12वें संविधान संशोधन के अंतर्गत गोवा और दमन दीव दोनों को भारत में शामिल किया गया और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया। पर बाद में क्या किया गया? 56वें संविधान संशोधन के अंतर्गत गोवा को तो राज्य का दर्जा दे दिया गया, पर जो दमन एवं दीव है इसे केंद्र शासित प्रदेश ही रहने दिया गया। तो यह संशोधन 1987 ईस्वी में किया गया 56वां संविधान संशोधन, जिसमें गोवा को राज्य बना दिया गया पर दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेश ही रहने दिया। और इसी के साथ आपको 61वां संविधान संशोधन भी याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो मतदान की आयु है, वोटिंग की आयु है, ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किस वर्ष मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1989 ईस्वी में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों के द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? तो भारत बांग्लादेश में जो भूमि समझौता हुआ था ना, ये आपसे पूछा गया है कि किस संशोधन के अंतर्गत हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 100वां संविधान संशोधन विधेयक 2015 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का समझौता किया गया। तो 1 अगस्त 2015 को भारत और बांग्लादेश के बीच हुई भूमि सीमा संधि के लिए 100वां संविधान संशोधन किया गया। इसके तहत दोनों देशों ने आपसी सहमति से कुछ भूभागों का आदान प्रदान किया। इस समझौते के तहत बांग्लादेश से भारत में शामिल लोगों को भारतीय नागरिकता भी दी गई थी। तो 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि के आदान प्रदान से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 44वां संविधान संशोधन। इसके तहत क्या किया गया था? जो संपत्ति का अधिकार था, पहले यह मौलिक अधिकार था पर इसे बाद में बदलकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। और 44वें संविधान संशोधन से पूर्व जो ये संपत्ति का अधिकार था, ये मौलिक अधिकार था और ये अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था, परंतु इसका संशोधन कर दिया गया और इसे बाद में अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान या लघु संविधान के रूप में जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था? मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि मिनी संविधान या लघु संविधान किसे कहा जाता है, किस संशोधन को? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं हो सकती। जिस प्रकार हमने पीछे देखा था ना कि प्रधानमंत्री की जो मंत्रिपरिषद है उनकी संख्या भी लोकसभा के 15% से अधिक नहीं हो सकती, उसी प्रकार यहाँ पर पूछा गया है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती?
तो इसका सही जवाब है 15% से अधिक नहीं हो सकती। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो भारतीय संविधान के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगा। और इसके साथ ये भी है कि मुख्यमंत्री सहित जो संपूर्ण मंत्रिपरिषद है इसकी कुल संख्या 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि 12 से कम नहीं हो सकती और राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती, ये इसमें कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रदान किया गया? तो बताइए पंचायती राज व्यवस्था का गठन किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि 4 संशोधन आपको याद रखने हैं, जिसमें 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। इन्हें आपको एक साथ ही पढ़ना है। तो पहले संविधान संशोधन के अंतर्गत 9वीं अनुसूची, 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 10वीं अनुसूची और 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 11वीं अनुसूची, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को, और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 12वीं अनुसूची, जिसमें नगर पालिका का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से किसे शामिल नहीं किया गया? तो जो 92वां संविधान संशोधन किया गया था उसमें 8वीं अनुसूची में किस भाषा को शामिल नहीं किया गया था? तो कन्नड़ भाषा को शामिल नहीं किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो एक बार देख लेते हैं। तो 21वां संविधान संशोधन के अंतर्गत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। तो देखिए जो हमारा मूल संविधान था ना, इसमें केवल 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, परंतु बाद में संशोधन करके 8 और भाषाओं को शामिल कर लिया गया। और वर्तमान में देखा जाए तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। हमारे मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी, पर बाद में संशोधन करके 8 और भाषाओं को शामिल किया गया। तो सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें एक भाषा सिंधी भाषा को शामिल कर लिया गया। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें 3 और भाषाओं को शामिल किया गया, जिन्हें शॉर्ट में हम नमक कहते हैं। ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी और का से कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 और भाषाओं को शामिल कर लिया गया। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन करके 4 और भाषाओं को शामिल कर लिया गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो टोटल ये 8 और भाषाओं को शामिल कर लिया गया। सिंधी भाषा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 8 भाषाएं हो गई। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, 8 भाषाओं को संशोधन करके 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो ये आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारतीय संविधान के इनमें से किस संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं का दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया? तो किस संशोधन के अंतर्गत ये 4 भाषाएं शामिल की गई? तो अभी पीछे ही मैंने आपको बताया था, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इन 4 भाषाओं को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान के 96वें संशोधन का उद्देश्य क्या है? तो संविधान का जो 96वां संशोधन है, ये एनटीपीसी में पूछा गया था। उसके तहत ओडिया के स्थान पर अब उड़िया शब्द का प्रयोग होगा। पहले जहाँ पर ओडिया शब्द का प्रयोग होता था, अब ओडिया शब्द की जगह उड़िया शब्द का प्रयोग होगा। तो ये 96वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है कि जहाँ पहले ओडिया शब्द का उपयोग होता था, वहाँ पर अब उड़िया शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? तो वर्तमान में कितनी सम्मिलित हैं? तो 22 भाषाएं सम्मिलित है। यही अगर आपसे पूछा जाता कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित थी, तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? मैंने आपको बताया था मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, पर वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूची भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो आपको ये बताना है कि 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है गढ़वाली। गढ़वाली भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि टोटल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। कौन कौन सी 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं? तो एक बार पढ़ लेते हैं। तो कौन कौन सी भाषाएं हैं? असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी
और हिंदी, ये 22 भाषाएं हैं जो कि 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। इनके अलावा कोई भी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो एक बार आप इसको दोबारा पढ़ लेना, देख लेना। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। तो एक बार आप इसे पढ़ लेना। ये सभी भाषाएं, अगर आप भारत का कोई भी नोट देखेंगे ना तो उसमें ये 22 भाषाएं लिखी होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। तो जो हिंदी भाषा है ये हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये हमारी राजभाषा है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को हमारी राजभाषा के रूप में शामिल किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 343(1). तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सी होगी, देवनागरी होगी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था। तो भारतीय संविधान के प्रियम्बल में किस संशोधन के अंतर्गत अमेंडमेंट किया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है। तो जब भी कोई संशोधन कराना होता है तो जो बिल होता है उसे संसद के किस सदन से पारित कराना होता है। तो इसका सही जवाब है दोनों, ऊपरी और निचले सदन दोनों से। तो इसका सही जवाब है दोनों, ऊपरी और निचले सदन अलग अलग से, ऑप्शन सी। यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों से इसे पारित कराना होता है। उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, तब जाकर कोई भी बिल कानून बनता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। तो एक बार ये भी पढ़ लेते हैं कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को ये अनुमति देता है कि इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो संविधान के भाग 20 का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान तथा इसकी प्रक्रियाओं को संशोधित करने की शक्तियां प्रदान करता है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संसद संविधान में नए उपबंध को जोड़कर या किसी उपबंध को हटाकर या बदलकर संविधान में संशोधन कर सकती है। तो ये कहाँ पर वर्णित है, भाग 20 में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। और भारत ने संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का ये प्रावधान किस देश से लिया है। तो दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान में संशोधन करने का प्रावधान लिया है। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।